हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। बेसिकली अस्थमा बीमारी क्या होती है, क्या कॉजेज़ हैं इसके पीछे, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैसे हम इस बीमारी को मैनेज करके चल सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। कोई भी बीमारी है बिना कारण के देखने को बहुत कम दिखाई देती है। अस्थमा के पीछे भी कई सारे रीजंस देखने को मिलते हैं। बहुत से ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, एलर्जेंस हैं, जिनसे अचानक से अस्थमा क्रिएट हो जाता है। कई सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं अस्थमा के पीछे वो एलर्जेंस हैं। का मतलब किसी भी चीज़ से आपको अगर एलर्जी क्रिएट हो रही है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल डस्ट है, परफ्यूम्स हैं, कोई फ्रैग्रेंसेस है, अगरबत्ती है, या कभी कभार हमारे पेट्स होते हैं उनके छोटे छोटे हेयर उड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे एलर्जेंस हो सकते हैं जिससे हमारे ब्रीदिंग पैसेज के अंदर नैरोइंग होनी स्टार्ट हो सकती है। बार बार जब हमारे ब्रीदिंग पैसेज के अंदर कोई भी इरिटेशन कॉज हो रही है, जहाँ पर भी कोई ना कोई इरिटेशन कॉज होती है, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, वहाँ सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन पे मान लीजिए कोई भी कट लगा है, अगर बार बार उस चोट पे कुछ ना कुछ वहाँ टच होता रहता है तो वहाँ की हीलिंग ईजिली नहीं हो पाती। वैसा ही हमारे ब्रीदिंग पैसेज के साथ होता है। बार बार कोई एलर्जन परेशान अगर कर रहा है, मान लीजिए कि डस्ट से आपको एलर्जी है, किसी पोलन ग्रेन से है, बार बार जब हम उसे इनहेल कर रहे हैं, हमारे ब्रीदिंग पैसेज के अंदर जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ब्रीदिंग पैसेज इरिटेट होता रहता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। उस स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, हमारे ब्रीदिंग पैसेज की नैरोइंग होने लग जाती है। अब जब वहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, मतलब कि वो ब्रीदिंग पैसेज की नैरोइंग हो रही है, तो क्या होगा, जब भी हम सांस लेते हैं हमें सांस लेने में तकलीफ महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग जो मेन इसका कॉमन सिम्टम है अस्थमा का। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बहुत डीप ब्रीदिंग करने पे भी लंग्स तक ऑक्सीजन आसानी से नहीं पहुंच पाती, तो पेशेंट को बहुत एफर्ट लगता है सांस लेने में। साथ के साथ जहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज हुई है, सूजन बनी है, वहाँ म्यूकस की प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि म्यूकस क्या कोशिश करता है कि जो भी एलर्जन आ रहा है उसको मैं किसी तरह से ट्रैप करके बाहर निकालने की कोशिश करूं। तो जितने भी अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जब अस्थमा अटैक होता है, ट्रिगर होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि उन्हें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्रिएट होती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, बहुत लंबी लंबी सांस लेना। जब वो इनहेल कर रहे हैं, मतलब सांस अंदर खींच रहे हैं और बाहर भी छोड़ रहे हैं, तो कुछ साउंड्स आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे वीजिंग विस्लिंग साउंड्स, जैसे सीटी बज रही हो या कुछ घरघराहट जैसी आवाज़, ये सारी आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा ब्रीदिंग पैसेज क्लियर नहीं है। वहाँ पर नैरोइंग हो गई है, नैरोइंग के साथ साथ म्यूकस की, बलगम की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन पेशेंट को ये कंडीशन क्रिएट हो रही होती है, उनके अंदर क्या देखा जाता है, जब तक वो खांस खांस कर कफ को बाहर स्पिट आउट नहीं करते, एपिसोड शांत नहीं होता। स्पेशली रात के टाइम में एपिसोड्स बढ़ जाते हैं कभी कभार। पेशेंट जब बेड पर सीधा लेट रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सांस लेने में, तो ऐसी कंडीशन में हमें पेशेंट की जो पॉस्चर है उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है। बेड पे आप बिल्कुल सीधा ना लेट के पीछे पिल्लो की सपोर्ट लेके थोड़ा सा अपनी बैक को, हेड को रेज रखेंगे, ताकि हमारा ब्रीदिंग पैसेज खुला रहे। तो इस कंडीशन में हम अस्थमा के पेशेंट्स को इस तरीके से नॉर्मली मैनेज कर सकते हैं। सिम्टम्स के बारे में हमने बात की। सिम्टम्स एक तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, साथ के साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। ये सारे ही सिम्टम्स हमें अस्थमा के पेशेंट्स में देखने को मिल जाते हैं। अब हमने बात की कि बीमारी है क्या, कारण क्या है। बेसिक जो हमें इसका मैनेजमेंट करना है, जो हम बेसिकली आयुर्वेद में बात करते हैं, क्योंकि श्रेयास में जब भी कोई पेशेंट आता है तो पहले उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि ऑनसेट हुआ कब से, कितने टाइम से आपको ये परेशानी है, अचानक से कैसे एग्रेवेट हुआ। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमारी बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी हमें परेशान कर रही होती है। हमारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अगेंस्ट वर्क कर रही होती है, तो कई बार तब भी हमें अस्थमा अटैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं एज पर आयुर्वेद, तो हम हमेशा रूट कॉज पे वर्क करते हुए करते हैं। उस रूट कॉज को हमें वहाँ से रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक रूट कॉज को आप रिमूव नहीं करते, पूरी तरह से पेशेंट के अंदर आराम नहीं आ पाता। तो बेसिकली जो अस्थमा है उसके अंदर क्या किया जाता है,
आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को रिलीफ करने में हेल्प करती है। ब्रोंको डायलेटेशन हमें वहाँ चाहिए होती है। ब्रोंको डायलेटर्स बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स आती हैं जो हेल्प करती है कि म्यूकस प्रोडक्शन कम से कम हो, वहाँ जो पैसेज की नैरोइंग हो रही है वो खुलती जाए, पेशेंट को ब्रीदिंग जो एयरवेज वहाँ पर ब्लॉक हो रहे हैं या वहाँ सूजन क्रिएट हो रही है वो रिलीव होती जाए। साथ के साथ इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी खुद की बॉडी के अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिव हो रही है, ज़्यादा ही काम कर रही है, तो उसको मॉड्यूलेट करना ज़रूरी होता है, उसको नॉर्मल एक वैल्यू तक लाना ज़रूरी होता है। या आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अगर कम है, आप जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होते हैं, या बचपन से सर्दी खांसी जुकाम ज़्यादा होता था, या कुछ लोगों में ये जेनेटिकली भी देखने को मिलता है, उस कंडीशन में इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का बहुत अच्छा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं गिलोय के बारे में। इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स में गिलोय बहुत अच्छा काम करती है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको मॉड्यूलेट करने में हेल्प करती है। साथ के साथ क्योंकि जब ऐसे एलर्जेंस हमारी बॉडी को बार बार इरिटेट करते हैं या हमें अस्थमा अटैक्स आते हैं, कुछ लोगों में फीवर भी बनना स्टार्ट हो जाता है, तो फीवर को भी मैनेज करने में गिलोय बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो बहुत सी ड्रग्स होती हैं जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को, आपकी बॉडी को, आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। उनको हम बहुत सी मेडिसिन को ऐसा क्लब करके उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशन के फॉर्म में पेशेंट्स को दिया जाता है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, और पेशेंट्स में विद इन अ मंथ इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। ज़रूरी क्या है अपने कारण को समझना, क्योंकि कुछ लोगों को अगर डस्ट से एलर्जी है तो आपको बाहर आप निकल रहे हो तो मास्क ज़रूर लगा कर निकलिए, और अगर कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी है तो वो परफ्यूम अपने एंड पे तो यूज़ ना करें। तो बेसिकली हमें अपने एयरवेज को हेल्दी रखने के लिए क्या करना होगा कि थोड़ी सी प्रोटेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाहर निकल रहे हो तो अपने नॉस्ट्रल्स में थोड़ी सी ऑयल की, किसी भी ऑयल से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑयल से लाइनिंग वहाँ क्रिएट हो रही है तो क्या होता है, डायरेक्टली कोई भी एलर्जन आपके एकदम से नॉस्ट्रल्स, आपके जो पैसेज है, ब्रीदिंग पैसेज है, उसके कांटेक्ट में नहीं आता। जब भी आप इनहेल करते हो तो सीधा वो आपके लंग्स तक नहीं पहुंचता, वो नॉस्ट्रल से ही बाहर निकल जाता है, किसी को स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हमें ज़रूरी क्या है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। तो हमारा सबसे पहला स्टेप नॉस्ट्रल्स को लुब्रिकेट रखना ज़रूरी है, क्योंकि ड्राई एयर, कोल्ड एयर के कांटेक्ट में जब भी हम आते हैं तो अस्थमा अटैक्स ट्रिगर कर जाते हैं। बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए। थोड़ा आप प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो हेल्प करती हैं आपके इम्यूनिटी को, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में। तो यही सब हम ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को गाइड करते हैं। आपको अपनी डाइट हेल्दी रखनी है जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आपके लंग्स हेल्दी रहें। साथ के साथ आयुर्वेदिक हर्ब्स का ट्रीटमेंट चलता ही है, क्योंकि एक बार जब बीमारी हो जाती है तो वहाँ पर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इनिशियल फेज में हम डाइट और एक्सरसाइज से चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, बट जब कोई भी बीमारी क्रॉनिक हो जाती है, बहुत लंबा समय हो जाता है, वहाँ मेडिसिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम पेशेंट को उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अस्थमा को बेटर तरीके से समझने में। अपनी परेशानी के बारे में अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या क्लिनिक आकर हमसे मिलकर अपॉइंटमेंट लेके बात भी कर सकते हैं। आपके माइंड में अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, और अपने कोई भी रिपोर्ट्स हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।